गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। क्रेजी तनिष्क में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, कल हम आप सभी को उड का घोषणा पत्र पढ़ाए थे और पूरा कंप्लीट लेक्चर दिए थे। आज हम आपके लिए भारतीय शिक्षा आयोग यानी हंटर कमीशन 8082 लेकर आए हैं। इसमें क्या था कि पहले हम आप सभी लोगों को पहले थोड़ा सा बता देंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे आगे। इसमें क्या था भारतीय शिक्षा आयोग में कि जब उड का घोषणा पत्र आया था तो लोग ईमानदारी से काम नहीं किए। जो शिक्षा नीति बनाई, उड ने जो शिक्षा नीति बनाया था कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, पाठ्यक्रम में भारतीयों की साहित्य के लिए यानी उनको भारतीय जो हैं उनको भी बीच में रखा जाए और शिक्षा अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं में दी जानी चाहिए। विद्यालय प्रबंधक के लिए सहायता दी जानी चाहिए। और इन्होंने क्या कहा था, व्यावसायिक स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ये जो शिक्षा यानी उड़ जो अपने घोषणा पत्र में लिखे थे तो इन्हें लोग ईमानदारी से काम नहीं किए। तो जो मिशनरी लोग थे ये सोचे कि सरकार जो अपने ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि उड़ अपने घोषणा पत्र में कहे थे कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा में अपनी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए अपने ऊपर। तो जो शिक्षा के ऊपर जो जिम्मेदारी है उन्हें सरकार ले लेगी। तो इससे क्या होगा कि भारतीय शिक्षा में जो भारतीय लोग हैं, जिस तरह मशीन काम करना बंद कर देती है, उसकी एक पुर्जा निकाल कर फिर जोड़ देते हैं, फिर काम करना प्रारंभ करती है, उसी प्रकार जब हम इन्हें शिक्षा देंगे तो ये हमारा काम करना पुनः प्रारंभ कर देंगे। तो इसके लिए क्या था कि एक आयोग नियुक्त की गई थी जिसे हंटर आयोग कहा जाता था। ठीक है, हंटर आयोग में क्या था कि इन्होंने भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की यानी मूल्यांकन के लिए आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय शिक्षा यानी जो उच्च शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा, इन दोनों को अधिक दर्जा दिया जा रहा है और प्राथमिक शिक्षा को कहीं छोड़ तो नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 8082, इसमें क्या है, इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, हंटर कमीशन भी कहते हैं, उसके बाद हंटर आयोग भी कहते हैं। क्या 8082 यानी एक नंबर में पूछ लेगा कि भारतीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं, तो आप इसी को हंटर कमीशन को ही भारतीय शिक्षा आयोग बताएंगे और हंटर आयोग भी बताएंगे। इंडियन एजुकेशन कमीशन हंटर कमीशन 8082 उड के आज्ञापत्र की सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय ईमानदारी से काम नहीं किया गया, जो हम आपको बताए हैं, जिससे शिक्षा में नई नई समस्या आ गया। मिशनरियां यह भी सोच रहे थे कि सरकार सहायता अनुदान प्रणाली का अनुसरण करके स्वयं विद्यालय खोलना बंद कर देगी और उनको शिक्षा के क्षेत्र में एक अधिकार मिल जाएगी। इससे मिशनरियां सरकार का विरोध में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी वो ये सोच रहे थे, जब यानी लोग अच्छे जो उड का घोषणा पत्र आया, जब लोग उसको ईमानदारी से काम नहीं किए तो मिशनरी सोची कि सरकार जो है सहायता अनुदान प्रणाली का अनुसरण करते हुए अपने ऊपर जब जिम्मेदारी ले लेगी तो हम क्या करेंगे, एक शिक्षा आयोग स्वयं विद्यालय खोलेंगे। ठीक है, और खोलना बंद कर, और उनको क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में एक अधिकार मिल जाए, किसे, मिशनरियों को। और कि जिस तरह मनुष्य को मशीन है उसका पुर्जा खोल दिया जाता है, फिर उसको जोड़ दिया जाता है, काम करने लगेगी, उसी तरह भारतीय भी उसी तरह काम करने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, आयोग की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन। चार्ल्स उड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति के समीक्षा हेतु तथा ब्रिटिश लोकसभा के नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के शैक्षिक सुधारों मूल्यांकन प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की 3 फरवरी सन 1882 ईस्वी में नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी। इसलिए इस आयोग को हंटर आयोग या हंटर शिक्षा आयोग कहते थे। ठीक है, क्या था कि उड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई, यानी दूर दूर तक फैली शिक्षा। लेकिन समीक्षा तो ब्रिटिश लोकसभा में नए जो
गवर्नर जनरल जो लॉर्ड रिपिन के शैक्षिक सुधारों यानी इन्होंने जो शैक्षिक सुधार यानी सुधार करना चाहते थे, जो मूल्यांकन देखना चाहते थे भारतीय शिक्षा में कि जो उड़ कहे अपने शिक्षा में हम इनको सुधारें, हम इनको आगे बढ़ाएं, हम इनकी नियुक्ति आगे तक ले जाएं। कौन? लॉर्ड रिपिन। तो इन्होंने 3 फरवरी सन 1882 ईस्वी में नियुक्ति की, जिसकी जो प्रेसिडेंट थे सर विलियम हंटर ने की थी। इसलिए इस आयोग को हंटर आयोग या हंटर शिक्षा आयोग कहते थे। ठीक है। इस शिक्षा आयोग में पूरे सदस्यों की संख्या 30 थी, जिसमें 7 भारतीय सदस्य शामिल थे। यानी जो शिक्षा आयोग बनी थी इसमें पूरा 30 सदस्य थे, जिसमें 7 भारतीय थी। और वो 7 भारतीय कौन कौन से थे? सैयद महमूद गुलाम, नंबर 2 भूदेव मुखर्जी, नंबर 3 आनंद मोहन बोस, नंबर 4 केटी तेलंग, नंबर 5 पी रंगनंद, नंबर 6 मुदालियर, नंबर 7 महाराजा जितेंद्र टैगोर। ये 7 भारतीय शामिल थे। किसमें? इस शिक्षा आयोग में। उसके बाद क्या था? आयोग के उद्देश्यों और कार्य क्षेत्र यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ कमीशन। इसमें क्या कहें? लॉर्ड रिपिन ने क्या कहें? उड के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा नीति को काफी प्रभावशाली शब्दों में सुनिश्चित कर दिया और मैं भी उसी के अनुसार चलना चाहता हूँ। यानी जो उड ने अपने आज्ञा पत्र में जो भी भारतीय शिक्षा नीति जो भी लागू करना चाहते थे वो बहुत प्रभावशाली है, उसको हम अपने शब्दों में सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। और मैं इस देश में सुनिश्चित कर दिया कि हाँ मैं भी इसी तरह शिक्षा को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। यानी उसके जो शिक्षा उड का शिक्षा जो एक जो है कहते हैं संकुचित रूप में था, उनको व्यापक रूप में पढ़ाना चाहते हैं। यानी उनका विस्तार बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते थे। कौन? लॉर्ड रिपिन। इसीलिए तो इन्होंने एक गठन किया था। किसका गठन किया था? भारतीय शिक्षा आयोग का। ठीक है। आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव यानी जो आयोग की सिफारिशें थी और सुझाव थी, क्या क्या थी? इसमें सुझाव जो थी निम्नलिखित प्रकार से थी। जैसे कि प्रथम प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने क्या कहा था? हंटर कमीशन को विशेष रूप से इस बात की जांच करने की निर्देश दिया गया था कि क्या सरकार ने माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है। इसके निम्न सुझाव थे। यानी वही जो हम आपको ऊपर बताए हैं, क्या सरकार ने कहीं ऐसा तो नहीं कि जो माध्यमिक शिक्षा है और जो उच्च शिक्षा है उसको कहीं अधिक ध्यान नहीं दिया, यानी बहुत अधिक तो ध्यान नहीं दिया और ध्यान दिया है और प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है, प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की है। तो इसके लिए एक सुझाव दिया गया। क्या क्या था? कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के लिए छात्रों को तैयार करना मात्र नहीं होना चाहिए। यानी जो है प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य सभी यानी जनसाधारण होना चाहिए, जनता के एकदम साधारण होना चाहिए। और इनका क्या? शिक्षा का प्रसार जो होना चाहिए इस उद्देश्य से होना चाहिए। इस उद्देश्य से होना चाहिए कि उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के लिए, यानी जो उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के लिए मात्र नहीं होना चाहिए, मात्र नहीं हो। जैसे क्या होता है कि प्राथमिक में बच्चे जो होते हैं, अभी आप प्राथमिक में जो बच्चे, अगर मान लीजिए आप कोई बच्चे को पढ़ लेते हैं, 1 पास कर लेता है, 2 पास कर लेता है, उसके बाद 3 पास कर लेता है, 4 5 पास करके उसके बाद क्या कहते हैं? माध्यमिक में पहुंच जाते हैं कि हाँ हम, और उसको कुछ नहीं आता है। ठीक है। तो इसका मात्र सिर्फ ये कह रहते हुए कि उच्च शिक्षा में जो प्रवेश दिलाया जाए उस छात्रों को कुछ ना आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। छात्राओं को सब कुछ आना भी चाहिए और ये नहीं कि आप सीधे आगे बढ़ा दे रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश दिला दे रहे हैं। यही सिर्फ उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए। बच्चे को कुछ आना भी तो चाहिए। मान लीजिए बच्चे को ABCD नहीं आ रहा है, आप सीधे बच्चे को कह रहे हैं चलिए आप सीधे कोई एक टॉपिक दे रहे हैं और कोई उसमें जो है कहानी है और कह रहे हैं चलिए इसको पढ़िए, तो आप बताइए बच्चा पढ़ पाया? कभी नहीं होगा। क्योंकि जब तक बच्चे को संपूर्ण नॉलेज नहीं रहेगा, जब तक बच्चों को ABC जो भी है वर्डों का, अक्षरों का ज्ञान नहीं रहेगा, वो आगे कभी नहीं पढ़ पाएगा।
उसके बाद क्या था, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य को विशेष प्रयत्न करने चाहिए। यानी जो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो प्राथमिक शिक्षा में आवश्यकता है, जो प्राथमिक शिक्षा में जो भी विशेषता प्रयत्न, उसमें क्या है, राज्य के विशेष प्रयत्न करनी चाहिए। जितना भी विशेष रूप से जो भी जरूरत है उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। जैसे बच्चे की क्या कमी है, बच्चों को क्या आवश्यकता है, बच्चों को, इसीलिए तो सरकार क्या है, इस समय बच्चे को फ्री में क्या है, मिड डे मील उपलब्ध करवा रही है। बच्चे को फ्री में ड्रेस मिल रहा है, बच्चों को फ्री में जो है बैग मिल रहे हैं। इससे क्या है, इससे बच्चे जो हैं उसके ऊपर जो बच्चे नहीं शिक्षा प्राप्त करने योग्य हैं वो भी शिक्षा ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या था, जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध, प्रसार और सुधार सरकार का ही उत्तरदायित्व होना चाहिए। यानी जो प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध, यानी जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था किया गया है, उसको जो अगर व्यवस्था में कोई कमी हो तो सरकार को अपनी दायित्व यानी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कमी है कि अगर मान लीजिए स्कूल है, स्कूल टूटा फूटा है और सरकार को सरकार को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ, किस स्कूल की मरम्मत कराई जाए। सरकार खुद पैसा देती है, सरकार जो है मिड डे मील की व्यवस्था करती है। ठीक है। इसीलिए तो गांव में प्रधान वगैरह होते हैं, ठीक है, कि वो हर एक चीज की सूची देते हैं। लेकिन हाँ, अगर अच्छे प्रधान हैं तो मान लीजिए स्कूल की भविष्य बन जाती है वो टीचरों की। लेकिन और उसके बाद क्या है, अगर सरकार जो है आजकल जो है जांच करने के लिए भेज देते हैं, तो इससे क्या है, स्कूल की व्यवस्था में चार चांद लग जाता है। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, माध्यमिक स्कूल पे जोर दिया गया। माध्यमिक स्कूल पे जोर, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार के लिए आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का संचालन के योग्य तथा कुशल भारतीयों के हाथों में सौंपने की सिफारिश की, जिससे सरकार शीघ्र उत्तरदायित्व से मुक्त हो। यानी जो क्या था कि सरकार जो है माध्यमिक शिक्षा में इसका जो भी शिक्षा है वो भारतीयों के ऊपर सौंप दी जाए, जिससे जो है सरकार जो है शीघ्र ही अपनी दायित्व से मुक्त हो जाए। जब भारतीय शिक्षा जो है, माध्यमिक शिक्षा जो है सरकार लोगों की यानी भारतीयों के ऊपर जब आप सौंप देंगे तो सरकार जो अपने, जाहिर सी बात है उन्होंने सिफारिश की थी कि सौंप दी जाए, जिससे सरकार अपने उत्तरदायित्व में से मुक्त हो जाए। यानी कुशल भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाए, जो लोग इसके जिम्मेदारी योग उठाने योग्य हैं उनके ऊपर सौंप दी जाए। इसीलिए आजकल कई स्कूलों की व्यवस्था हो गई है, लोग अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा सुव्यवस्थित ढंग से जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, जितना ही पढ़ाई का विस्तार बढ़ रहा है उतना ही बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है और बच्चे जो हैं उतने ही अच्छे ढंग से पढ़ भी पा रहे हैं और सिलेबस को भी कवर कर ले रहे हैं, क्योंकि अच्छे टीचर से ही बच्चों की भविष्य का निर्धारण किया जा सकता है। तीसरा क्या है कि पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया जाए उन विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। नंबर 1, यानी पाठ्यक्रम को 2 भागों में आप विभाजित कीजिए। एक उन विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और एक उन विद्यार्थियों के लिए जो व्यवहारिक यानी व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यानी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, जैसे वो टीचर वगैरह, जैसे कि बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त, और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो व्यवसायिक ज्ञान चाहते हैं, जो अपने ज्ञान को यानी जो अपनी व्यवसाय को रोजी रोजगार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। तीसरा क्या है, शिक्षा माध्यम मातृभाषा ही उपयुक्त हो, यानी जो शिक्षा का माध्यम हो मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा का मातृभाषा में अगर आप दे रहे हैं तो अच्छे से वो विद्यार्थी जो है अच्छे से सीख जाएगा। उसके बाद क्या था, उच्च शिक्षा, यानी उच्च शिक्षा में क्या था कि योग्य छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर उनको विदेश भेजने की व्यवस्था की जाए। यानी जो छात्र योग्य हैं, यानी जो छात्र किसी काम को कर सकते हैं, आगे पढ़ रहे हैं, योग्य हैं, उनको छात्रवृत्ति दे दी जाए, उन्हें विदेश भेजने की व्यवस्था की जाए। यानी अगर आप डॉक्टर पढ़ने के योग्य हैं तो आपको डॉक्टरी में आपको पैसा दिया जाए और आपको विदेश भेजा जाए, ताकि देश का नाम रोशन हो। अध्यापकों की नियुक्ति करते समय उन भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए जो यूरोपीय विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर चुके हों। यानी जो है अध्यापकों की नियुक्ति करते समय उन भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए। यानी जब आप अध्यापक की नियुक्ति कर रहे हैं तो उन भारतीयों को
प्राथमिकता दीजिए। जो विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करें, यानी जो यूरोपीय यानी यूरोप के विद्यालयों में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको प्राथमिकता दीजिए, ठीक है, जिससे जो है व्यवस्था जो है देश का और जो पाठ्यक्रम है और जो बालक हैं उनका सबका भविष्य जो उनके ऊपर यानी शिक्षा के ऊपर निर्धारित हो जाए। उसके बाद क्या है, पाठ्यक्रम छात्र अपनी रुचि के अनुसार चयन करे, यानी जो पाठ्यक्रम है छात्र यानी जो भी सिलेबस है छात्र अपनी रुचि के अनुसार चयन करे। अगर उसको विज्ञान पढ़ना अच्छा लग रहा है तो विज्ञान का चयन करे, अगर उसको भूगोल पढ़ना अच्छा लग रहा है तो वो भूगोल का चयन करे, अगर उसको इतिहास का पढ़ना अच्छा लगा तो इतिहास का चयन करे, अगर वो इंग्लिश का पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश पढ़े, लेकिन उसको रुचि के अनुसार, उसको कोई दबाव ना हो, उसको कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो, वो अपनी रुचि के अनुसार पढ़े। उसके बाद चौथा क्या है, सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था शिक्षक छात्राओं की संख्या आवश्यकताओं के अनुपात में दिया जाए। यानी जो है चौथा क्या था, शिक्षा जो सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की जाए, छात्र शिक्षक और छात्र की संख्या की आवश्यकताओं को अनुपात में दिया जाए। यानी जो शिक्षक हैं और छात्र हैं उनकी अनुपात की आवश्यकता यानी उनका अनुपात जो है उसकी आवश्यकताओं के अनुसार आप उन्हें उसकी सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की जाए, ठीक है। ऐसा इनका चौथा पॉइंट था। उसके बाद क्या था, उडभी क्या थे, उडभी इन सभी पर जोर दिए थे, चाहे वो स्त्री शिक्षा पर हो, चाहे वो जो सहायता अनुदान प्रणाली पर हो, चाहे वो प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा पर हो, बस वो उन सभी पर ध्यान दिए थे। और इनका विस्तार जो है हंटर कमीशन के द्वारा किया है, यानी इनका व्यापक रूप यानी पूरा फैलाया गया विस्तार रूप से। व्यापक रूप से कौन, हंटर कमीशन जब आयोग आया इसको व्यापक रूप से फैलाया, क्योंकि जो है जो उड का घोषणा पत्र है उसमें जो है ईमानदारी, जो लोग ईमानदारी से काम किए ही नहीं, इसीलिए उनके लिए उसके बाद ही जो है हंटर कमीशन आया। उसके बाद क्या था, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाए। स्त्री शिक्षा पर उर्वी कहते ये भी है, मुस्लिम शिक्षा पर जोर दे, यानी मुस्लिम शिक्षा पर जोर दिया जाए। मुस्लिम शिक्षा, अगर वो अरबी फारसी जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाए जाए, उनको जोर दिया जाए, उस पर उनको पढ़ने का पूरा अधिकार दिया जाए। और अगर कोई भी अगर इसको पढ़ने के योग्य है तो उनको छात्रवृत्ति भी दिया जाए। ये सब क्या थे, ये सब इनका जो है ये सब सुझाव थे। इन्होंने हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया, यानी हरिजनों और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो हरिजन लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं, उनको भी विशेष ध्यान दिया जाए, उनको भी देश के हित में काम करने दिया जाए। धार्मिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दी जाए, देसी पाठशालाएं उपलब्ध कराया जाए, यानी धार्मिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए और देसी पाठशालाएं भी उपलब्ध कराई जाए। ये सब उनके क्या थे सुझाव। उसके बाद क्या है, भारतीय शिक्षा आयोग के गुण और दोष, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंडिया कमीशन, यानी गुण मेरिट्स। आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया जिससे देश की राष्ट्रीय चेतना जागृत हो, यानी आयोग ने कहा कि जो दायित्व है वो भारतीयों को दिया जाए ताकि देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। ईसाई मिशनरियों को भारतीय शिक्षा में प्रमुख स्थान न देकर हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा के साथ बड़ा उपकार किया, अन्यथा भारतीय शिक्षा मिशनरियों के अधीन हो जाता। ये समझ लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे देखिए कि जो ईसाई मिशनरी थे वो क्या भारतीय को शिक्षा का प्रमुख स्थान न देकर हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा पर यानी उनको प्रमुख स्थान नहीं दिया, इनको प्रथम स्थान नहीं दिया। ये क्या था, हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा पर बहुत ही बड़ा उपकार किया, अन्यथा भारतीय शिक्षा जो होती कि मिशनरियों के यानी भारतीय जो शिक्षा थी मिशनरियों के अधीन हो जाती। जो मिशनरी पढ़ाते, जो मिशनरी करते, यानी जो ईसाई धर्म कहते, जो उन्हें वो कहते जो करते उन्हें हमें अपनाना पड़ता, उनकी हर बात हमें माननी पड़ती, उनके अनुसार हमें शिक्षा प्राप्त करना पड़ता। कि ये जो है ईसाई। उसके बाद हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा पर बहुत बड़ा, समझ लीजिए एक कहते हैं बहुत बड़ा उपकार कर दिया हमारे लिए, ये बहुत ही महानता का काम किया। नहीं तो आज भी हम लोग मिशनरी के बंदिश में बंद कर रह जाते, हमारा जो विकास होता उनके अधीन रहता, हमारा विकास हम खुले स्वतंत्र में नहीं जी पाते।
कि आयोग ने पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों का समावेशन करने का सुझाव दिया। यानी जो आयोग है वो जो सिलेबस है उनको व्यवहारिक रूप से विषयों का यानी व्यवहार रूप से समावेश यानी जुड़ाव होने का सुझाव दिया। उसके बाद इसके क्या दोष हैं उसको आइए देखते। दोष, डिमेरिट्स। आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर बहुत कम ध्यान दिया। यानी जो आयोग थे, पहला पॉइंट है, उन्होंने जो व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर बहुत कम ध्यान दिया। इनका क्या था, दोष था। दूसरा क्या है, आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय संस्थाओं के ऊपर डाल दिया। इन स्थानीय संस्थाओं के पास इतना धन नहीं था कि वो जनसाधारण की शिक्षा को उचित प्रकार से व्यवस्था कर सके। यानी जो आयोग थे उन्होंने प्राथमिक शिक्षा का स्थान जो है संस्थाओं के ऊपर डाल दिया। यानी जो संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाएं, जैसे कि जो लोग आजकल जो स्कूल खोल दे रहे हैं उनके ऊपर डाल दिया, और उनके पास इतना व्यवस्था नहीं है कि सभी को जनसाधारण रूप से शिक्षा को उचित प्रकार से व्यवस्था कर सकें। ठीक है, इस प्रकार इनका दूसरा दोष था। और तीसरा क्या था, हंटर आयोग ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए पृथक से सिफारिश की। इससे देश में सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई। यानी जो हंटर आयोग थे जब वो आए तो मुसलमानों के लिए अलग से शिक्षा की मांग की, यानी अलग से शिक्षा की सिफारिश की, जिससे जो है देश में जो है भावनाएं पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई। ठीक है, भेदभाव उत्पन्न हो गए। हंटर आयोग का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या है हंटर आयोग का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। हंटर आयोग का भारतीय शिक्षा के निम्न क्षेत्र पर प्रभाव दिखाई पड़े। किस किस क्षेत्र में प्रभाव पड़े आइए देखते हैं। नंबर 1, छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई। जो छात्र थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई। सहायता अनुदान की मात्रा में वृद्धि हुई। शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार हुआ, यानी शिक्षा का जो है अधिक से अधिक प्रसार हुआ। उसके बाद क्या हुआ, चौथा पॉइंट क्या है, भारतीय शिक्षित वर्ग में शिक्षा के प्रति रुचि में वृद्धि हुई। यानी जो लोग शिक्षित वर्ग है उनकी रुचि, उनकी शिक्षा में, उनके प्रति यानी जो रुचि है उनकी, जो भारतीय शिक्षा वर्ग में शिक्षा के प्रति रुचि में वृद्धि हुई। यानी शिक्षित वर्ग में शिक्षा के प्रति वो लोग रुचि लेने लगे। ठीक है, शिक्षा परीक्षा प्रधान बन गई। शिक्षा में परीक्षाओं का अधिक महत्व हो गया है। यानी जो शिक्षा में जो है परीक्षा जो है प्रधान हो गई, यानी प्रधान जो है शिक्षा में परीक्षाओं का अधिक महत्व हो गया। यानी शिक्षा में जो परीक्षाएं हो गई वो इम्पोर्टेंट हो गया, और अब लोग जो है अधिक महत्व इसकी समझने लगे कि हाँ जो एग्जाम है, बिना एग्जाम यानी बिना परीक्षा के बिना हमारे लिए क्या हानि है, हमारे लिए क्या लाभ है। ठीक है, इसके लिए वो लोग रुचि जागृत हुए। ठीक है, और इसके बाद मैं आप सभी को पूरा बता चुकी हूँ हंटर के बारे में। और इस हंटर को क्या आपको पूछेगा 1 नंबर में, हंटर को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे भारतीय शिक्षा आयोग 1882। ठीक है फ्रेंड, मैं आप सभी को यानी मैकाले भी पढ़ा चुकी हूँ, 1813 का 1833 घोषणा पत्र दोनों पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद उडवर्थ पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद आज मैंने हंटर कमीशन पूरा पढ़ाया है। आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्रेंड, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप अपने फ्रेंडों के पास भेज रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप तो अपना यानी जो एग्ज़ाम आने वाला है आपके लिए, आप उससे अच्छे से तैयारी कर लेंगे और आप अपने फ्रेंडों के पास भेजेंगे। वो लोग भी इसको पाकर हो सकता हो तैयारी अच्छे से कर लें। और जब लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमारे जो हौसला हैं और भी बढ़ेंगे और हम सोचेंगे अच्छे से अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस तरह हमारी सहायता करेंगे तो हमें भी बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू। और फिर मैं कल आप सभी के लिए नया टॉपिक लेकर आऊँगी। इससे पहले आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।